दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। मित्रों, ये 3 तरह की स्त्रियों से शादी अगर हो गई तो धनवान बन जाओगे, और अगर इन 3 तरह की स्त्रियों से शादी कर ली तो कंगाल हो जाओगे। दोस्तों, एक बार पेड़ की छाया के नीचे एक कीचड़ के गड्ढे में एक सूकर और उसकी पत्नी सकरी बैठे हुए थे। जंगल का शांत वातावरण था। सकरी ज्ञान और समझदारी में अपने पति से अधिक बुद्धिमान थी। उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, तुम्हें पता है कि कुछ तरह की स्त्रियां अपने पतियों और परिवारों को समृद्ध बना देती हैं, जबकि कुछ अपने व्यवहार और आदतों के कारण परिवार को कंगाल कर देती है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी ही बातें बताती हूं। सकर कहने लगा, अरे वाह, ये बात तो मुझे तुम जरूर बताओ कि कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने परिवार के लिए धनवान बनने का कारण बनती हैं, और कौन स्त्री हैं जो कंगालीन हैं। मित्रों, तह है। सुनो प्राणनाथ, पुराने समय में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था वीरपुर, और वीरपुर के राजा वीरभद्र थे। और वीरभद्र एक न्यायप्रिय राजा थे जिन्होंने हमेशा अपने राज्य के कल्याण और प्रजा की भलाई को ध्यान में रखते हुए काम किया था। वीरभद्र अपने पूर्वजों की तरह एक बुद्धिमान राजा थे जो सदा धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलती थी। राजा वीरभद्र के सिंहासन में 2 पुतलियां जड़ी हुई थीं। एक का नाम रूपानी था और दूसरी का नाम कल्याणी। रूपानी सौंदर्य रूप की प्रतीक थी। वह अक्सर राजा को याद दिलाती रहती थी कि हे राजन, जीवन में सुंदरता और सौंदर्य का महत्वपूर्ण स्थान है, और सौंदर्य ही मनुष्य को प्रसन्नता और संतुष्टि प्रदान करता है। जो सुंदर है वही आदर्श है। राज्य का वैभव उसकी सुंदरता और रौनक में ही है। एक राजा को अपने महल को, दरबार को और खुद को सुंदर बनाए रखना चाहिए। दूसरी ओर कल्याणी नाम की पुतली वह गुण, सदाचार और राज कल्याण का प्रतीक थी। वह सदैव राजा को यह याद दिलाती थी कि गुण और सद्गुण का महत्व सुंदरता से कहीं अधिक होता है। राज्य का कल्याण और प्रजा की सेवा ही एक राजा का धर्म होता है। कल्याणी ने राजा को कई बार यह कहते हुए समझाया, हे राजन, गुणों का मार्ग ही सत्य का मार्ग है। सौंदर्य क्षणिक है, पर गुण स्थायी होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। एक राजा का धर्म है कि वो गुणों को अधिक महत्व दे, क्योंकि यही उसे महान बनाते हैं। राजा वीरभद्र दोनों पुतलियों की बातें सुनते थीं, परंतु वे हमेशा निर्णय अपने विवेक से लेते थे। वो जानते थे कि सौंदर्य और गुण दोनों का अपना अपना महत्व होता है, और दोनों में संतुलन बनाए रखना ही एक सफल शासन की कुंजी है। राजा ने अपने राज्य में सुंदरता और गुण का संतुलन बनाए रखा था, जिसके कारण प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। कुछ वर्षों के बाद राजा वीरभद्र बूढ़े हो गए और एक दिन गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। उन्होंने अपने पुत्र धूम्रसेन को अपने पास बुलाया और अपनी शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा, बेटा, यह सिंहासन अब तुम्हारा है। मेरा अंतिम समय आ गया है। मैंने हमेशा तुम्हें सिखाया है कि एक राजा का धर्म होता है कि वह रूप और गुण दोनों का संतुलन बनाए रखे। रूपानी और कल्याणी दोनों पुतलियां हमारे राज्य के स्तंभ हैं। इनमें से किसी का भी तुम अनादर मत करना। याद रखना, गुणों के बिना सुंदरता की कोई कीमत नहीं होती, और सुंदरता के बिना जीवन नीरस हो सकता है। इन दोनों में संतुलन ही एक सफल राज्य की नींव है। इतना कहकर राजा वीरभद्र का निधन हो जाता है, और धम्मतसेन उनके बाद फिर सिंहासन पर आसीन होते हैं। तुमसेन ने अपने पिता की शिक्षाओं को भुला दिया, और उनका स्वभाव धीरे धीरे अधिक विलासी होता गया। वे अक्सर राग रंग में लीन रहते थे, दरबार में रंगीन उत्सव मनाते थे और सुंदर चीजों की ओर अधिक आकर्षित रहते थे। उन्होंने पुरानी अनुभवी मंत्रियों जो उनके पिता के समय से दरबार में थे, उनको दरकिनार कर दिया और उनकी जगह सुंदर और नौजवानों को नियुक्त कर लिया। धम्मतसेन ने सौंदर्य को ही जीवन का सर्वोच्च मान लिया, और प्रजा था राज्य कल्याण से दूर होते गए। राजा के इस रवैये को देखकर कल्याणी ने राजा को बार बार चेतावनी दी। राजन, शुक्र नीति में कहा गया है कि गुणों का सम्मान एक राजा का कर्तव्य है। सुंदरता के पीछे पड़ने वाले शासक आखिरकार पतन की ओर बढ़ते हैं। गुण और सदाचार ही एक राज्य की रक्षा करते हैं। सुंदरता केवल बाहरी आभूषण है, परंतु गुण आपका सच्चा संरक्षण है। मित्रों, रूपानी ने राजा को सुंदरता की ओर और भी आकर्षित किया। उसने राजा से कहा, राजन, सौंदर्य ही सुख का स्रोत है।
जीवन की सुंदरता में ही प्रसन्नता छिपी है। एक राजा को अपनी प्रजा को सुंदरता के माध्यम से खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे वह अपने राजा पर गर्व महसूस करे। अगर आपका महल, दरबार और राज्य की साथ सज्जा सुंदर होगी तो राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजा ने रूपानी की बातों को मानते हुए राजमहल और राज्य वाटिका को सुंदर पौधों और फूलों से सजाने का आदेश दे दिया। उन्होंने सारे कटीले पौधे और अन्य सुरक्षा वाले पड़ों को हटाकर सुंदर फूलों के पौधे लगवाए। इसके साथ ही उन्होंने दरबार में नए सुंदर सभासदों की नियुक्ति की और राज्य में सभी पुराने अनुभवी सैनिकों को बदल दिया। कुछ समय बाद राजा के बेटे राजवाटिका में टहलते समय एक विषैले सांप के द्वारा काटे जाने के कारण अपनी जान गंवा दी। इस घटना से पूरे दरबार में शोक की लहर दौड़ गई। राजा धम्मत सैर शोक में डूब जाते हैं। जब वे दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे थे तो कल्याणी ने उन्हें फिर से समझाने की कोशिश की। उसने कहा, राजन, बृहस्पति ने कहा है, अनुभवी और गुणवान लोगों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपने सुरक्षा के लिए लगाए गए कटीले पौधों को हटाकर सुंदर सुंदर पौधे लगवाए, लेकिन वे सांप जैसे खतरों से सुरक्षा नहीं दे सके। साथ ही आपने राजवैद्य को भी दरबार से निष्कासित कर दिया, जो विष का उपचार कर सकती थी। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने कल्याणी को चुप करवा दिया और कहा कि तुम हमेशा उपदेश देने का ही काम करती हो। मुझे ऐसे समय में शांत होना चाहिए, ना कि तुम्हारे उपदेश। तभी रूपाणी ने राजा का साथ देते हुए कहा, राजन, शोक के समय में ऐसी बातों का उल्लेख करना उचित नहीं है। सौंदर्य ही जीवन को खुशहाल बनाता है। रूपाणी की बातों ने राजा को और अधिक विलास में डुबो दिया। उन्होंने दरबार में सभी अनुभवी लोगों को हटा दिया और उनकी जगह सुंदर नव युवकों को नियुक्त कर लिया। राजा धम्मत सेन ने दरबार में राग रंग नृत्य संगीत का प्रचलन शुरू कर दिया। धीरे धीरे राज्य का विकास रुक गया। प्रजा दुखी होने लगी और राज्य में अराजकता फैलने लगी। उसी समय वीरपुर के पड़ोसी राज्य के राजा ने इस स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने सोचा कि वीरपुर में अब सुरक्षा और अनुशासन कमजोर हो गया है। उसने वीरपुर पर हमला कर दिया। जब राजा धम्मत सोन को इस आक्रमण की सूचना मिली तो वह घबरा जाता है। उसके पास ना तो अनुभवी मंत्री थे और ना ही कुशल सेनापति। उन्होंने तुरंत अपने सिंहासन के पास जाकर कल्याणी से प्रार्थना की और उससे सहायता की विनती की। कल्याणी ने कहा, राजन, नीति में कहा गया है कि अनुभवी और गुणवान लोगों का साथ संकट के समय में बहुत आवश्यक होता है। आपको अपनी सेना में पुराने अनुभवी सैनिकों को फिर से भर्ती करना चाहिए। आधी रात के समय शत्रु पर अचानक हमला करें। शत्रु आपकी असली शक्ति से अनभिज्ञ है और रात के अंधेरे में आपकी पूरी ताकत का अनुमान नहीं लगा पाएगा। यह आपका सबसे बड़ा अवसर है। राजा ने कल्याणी की बात मानी और पुराने अनुभवी सैनिकों और मंत्रियों को बुलाकर आधी रात को आक्रमण किया। शत्रु इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे और बीरपुर की सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। इस संकट के बाद राजा धम्मत सेन को यह सीख मिल गई कि सौंदर्य और विलास में ही जीवन का सुख नहीं है। उन्होंने समझा कि शासन के लिए गुण, विवेक और अनुभव का होना आवश्यक है। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में सदैव गुणवान लोगों को ही महत्व दिया और अपने पिता वीरभद्र की शिक्षाओं का पालन किया। कहते हैं दोस्तों, सुंदरता और विलासिता यह क्षणिक सुख दे सकते हैं, परंतु कठिन समय में केवल गुण, विवेक और नीतियों के पालन से ही संकट से निकला जा सकता है। सुंदरता की अपेक्षा सद्गुण और बुद्धिमता का अधिक महत्व होता है। इन्हीं से व्यक्ति और राज्य का विकास होता है। कहते हैं, सुंदरता से श्रेष्ठ गुणवान होता है। सुंदरता आपको मुसीबत से नहीं बचा सकती, लेकिन गुणवान आपको मुश्किल वक्त में पड़ने से बचा सकता है। इसलिए सदैव सुंदर का नहीं, गुणवान का चुनाव करिए। हमने देखा है, बहुत से लोग सुंदर स्त्रियों को देखकर उन पर लट्टू हो जाते, चाहे वो कितने ही अवगुणों की खान क्यों ना हो, लेकिन उनके रूप रंग को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं और ऐसी ही स्त्रियों पर लट्टू होने वाली घर मुसीबत में घिरे रहते हैं। इसलिए ध्यान रहे, एक बार को कोई स्त्री सुंदर ना हो तो भी उसको अपना लो। अगर वह गुणवान है, चरित्रवान है, तो निश्चित ही वो आपको धनवान और संपन्न बना देगी, आपको बड़ी से बड़ी विपत्ति से निकाल सकती है। मित्रों, आइए संबंध में मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूं। यह कहानी अगर आपने पूरी ध्यान से सुन ली तो मैं विश्वास दिलाता हूं
आप अपनी औरत से प्यार करने लगोगे, आप अपने जीवन साथी की कदर करने लगोगे और कभी भी सुंदरता के पीछे नहीं भागोगे। कहते हैं परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी मार का असर गहरा होता है। जिसने भी अपने रूप, बल या धन का घमंड किया है, परमात्मा ने एक ना एक दिन उसका घमंड मिट्टी में मिला दिया। सेठ हरिप्रसाद एक बहुत ही सम्मानित और ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने एक विशाल संपत्ति बनाई थी, लेकिन उनका एकलौता पुत्र राजन ठीक इसके विपरीत था। राजन के जीवन में अनुशासन और नैतिकता का अभाव था। वह दिन रात शराब में डूबा रहता था और बेसिया के घर पर अपना समय और धन बर्बाद करता था। पिता के समझाने पर भी राजन की बुरी आदत नहीं बदली। सेठ हरिप्रसाद ने सोचा कि शायद विवाह से उसके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। यही सोचकर उन्होंने अपने पुत्र की शादी एक संस्कारी और गुड़ी लड़की से कर दी, जिसका नाम आरती था। आरती को यह उम्मीद थी कि विवाह के बाद उसके पति का प्रेम और सहारा उसे मिलेगा, लेकिन राजन की रुचि अभी भी शराब और शहर की सबसे सुंदर वेश्या में थी। रात बेरात वह अपने घर से बाहर चला जाता था और आरती अकेले अपने पति के इंतजार में दुखी बैठी रहती थी। आरती के पास कोई सहारा नहीं था। कई बार उसे अपने भाग्य पर रोना आता था, लेकिन वह अपने पति के समर्पित रहती थी। एक दिन जब दुख उसकी सहनशीलता से बाहर हो गया, तो उसने सोचा कि क्यों ना उस वेश्या से मिला जाए जो उसके पति को उसके घर से दूर रखती है। सेठ की पुत्र वधू ने हिम्मत की और हिम्मत करके वेश्या के कोठे पर जा पहुंची। बेस्या, जिसका नाम सुलोचना था, बेस्या ने आरती को देखा और सोचा कि यह कैसी विचित्र बात है कि इतने प्रतिष्ठित घर की बहू उसके पास आई है। उसने आरती से कारण पूछा। आरती ने अपनी सारी कहानी उसे समझा दी और उसे विनती की, बहन, मेरा जीवन तो नरक बन गया है। जब से मेरी शादी हुई है, मैंने अपने पति को केवल आपके यहां देखा है। कृपा करके मुझे मेरा पति वापस दे दीजिए। सुलोचना को आरती की बात सुनकर दया आ जाती है। उसने राजन के व्यवहार पर विचार किया और आरती की मदद करने का फैसला किया। उसने वादा किया कि वह राजन को समझाएगी और उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेगी। अगले दिन जब राजन सुलोचना के पास पहुंचा, तो सुलोचना ने उसके सामने 2 गिलास रखे, एक सोने का भरा और एक मिट्टी का। दोनों गिलासों में पानी भरा हुआ था। राजन की आदत कि वह हमेशा सोने के गिलास में ही पानी पीता था, इसलिए उसने सोने का गिलास उठाया और पानी पीने लगा, लेकिन वह पानी का स्वाद ज्यादा अच्छा नहीं था। फिर उसने मिट्टी के गिलास में पानी पिया और उसे पानी शुद्ध और ताजगी भरा महसूस हुआ। राजन ने हैरानी से सुलोचना से पूछा, यह क्या बात है? सोने के गिलास का पानी मिट्टी के गिलास के पानी की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट नहीं था, जबकि मिट्टी के गिलास का पानी शुद्ध और निर्मल था। सुलोचना ने मुस्कुराते हुए कहा, सोने का गिलास हमारी तरह होता है, जो बाहर से सुंदर तो होता है, खूब लोगों को आकर्षित करता है, परंतु अंदर से अस्वच्छ और अस्थिर होता है। जबकि मिट्टी का गिलास तुम्हारी पत्नी की तरह है, जो बाहर से साधारण और सरल है, लेकिन उसकी आत्मा पवित्र और निर्मल है। यह गिलास दिखाता है कि बाहरी सुंदरता केवल क्षणिक है, लेकिन सच्ची सुंदरता उस स्वभाव और गुण में होती है जो अंदर छिपा होता है। कहते हैं कि गुण व्यक्ति का जीवन सच्चे आभूषण से सुसज्जित होता है, न कि केवल बाहरी आडंबर से। जिस तरह सोने के गहने पहनने से कोई महान नहीं बनता, वैसे ही बाहरी आकर्षण से सच्चा सुख नहीं मिलता। सुख और शांति का आधार केवल गुण है। राजन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। बेसिया ने फिर कहा, कहते हैं कि जीवन में असली सुख पाने के लिए व्यक्ति को अपने आंतरिक गुणों का विकास करना चाहिए। वह हरि दिखा के पीछे भागने वाला व्यक्ति अपने वास्तविक कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और अंत में दुख और निराशा का सामना करता है। जो व्यक्ति अपने परिवार और समाज की मर्यादा का पालन करता है, वही सच्चे सम्मान का पात्र होता है। बिना कर्तव्य के किसी भी सफलता का अर्थ नहीं होता। जो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। बेस्या के समझाने पर राजन को एहसास हुआ कि वह केवल बाहरी आकर्षण और क्षणिक सुख के पीछे भागकर अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी पत्नी और परिवार को भूल रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुलोचना से वादा किया कि अब वह अपनी पत्नी के पास लौट कर जाएगा और उसे सच्चा सुख देने का प्रयास करेगा।
इस प्रकार से दोस्तों, सुलोचना ने राजन को सही रास्ता दे दिया। राजन अपनी पत्नी के पास लौट आया, उससे माफी मांगी और अपनी बुरी आदतों को त्याग कर एक नया जीवन शुरू करने का संकल्प किया। आगे सकरी कहती है कि पतिदेव केवल बाहरी सुंदरता से व्यक्ति को सुख और संपत्ति नहीं मिलती। ऐसी स्त्रियां जिनके पास पवित्रता, स्नेह और संयम और कर्तव्य का भाव होता है, वही परिवार में खुशहाल और धन संपत्ति का कारण बनती है। उनके गुण घर के अन्य सदस्यों पर भी एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे घर में प्रेम और संतुलन बना रहता है। जिन स्त्रियों में सिर्फ बाहरी सुंदरता है लेकिन गुणों का अभाव है, वे परिवार के लिए आर्थिक और मानसिक समस्या का कारण बन जाती है। नंबर 2, जिन स्त्रियों में संयम, त्याग, प्रेम का गुण होता है, वे परिवार को आर्थिक रूप से स्थिर और खुशहाल बनाती हैं। ऐसी स्त्रियां अपनी बुद्धिमत्ता से धन की सही उपयोग और बचत करने में सहायक होती हैं। शुक्र नीति कहती है कि जो स्त्री सत्यनिष्ठ है, दयालु है और जिम्मेदार होती है, वह अपने परिवार की आर्थिक संपन्नता को बढ़ाती है। इसके विपरीत जो स्त्रियां केवल अपने बाहरी रूप पर ध्यान देती हैं और अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करती हैं, वे धन की बर्बादी का कारण बनती है। नंबर 3, बाहरी सुंदरता से कोई महिला परिवार को स्थायी धन और सुख नहीं दे सकती। ऐसी स्त्रियां जिनमें संयम और गुणों का अभाव होता है, वे अक्सर परिवार में अनावश्यक खर्च और आर्थिक तनाव का कारण बनती है। विदुर जी कहते हैं कि जिस प्रकार सोने के गिलास में भरा हुआ पानी केवल बाहरी रूप से आकर्षक दिखता है, लेकिन अगर उसमें शुद्धता नहीं है तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक इसी प्रकार रूपवान लेकिन गुणहीन स्त्री परिवार को मानसिक शांति नहीं दे सकती। वारी सुंदरता छड़ होती है, लेकिन गुण व्यक्ति को स्थायी संतोष और समृद्धि प्रदान करते हैं। नंबर 4, गुणवान स्त्री घर में मां लक्ष्मी के समान होती है। यदि स्त्री में सच्चाई, त्याग, सेवा और संयम का भाव है, तो वह घर में मां लक्ष्मी की तरह धन और संपत्ति को स्थिर बनाए रखने में सहायक होती है। चाणक्य नीति भी कहती है कि जो स्त्रियां अपने पति और परिवार के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण दिखाती हैं, वे अपने आचरण से ही घर में समृद्धि को आकर्षित करती हैं। उनका पवित्र और संतोषी स्वभाव घर में शांति और स्थिरता का कारण बनता है। सकरी आगे कहती है, पिया जी, कुछ स्त्रियां अपने गुणों और स्वभाव से परिवार को धनवान और संपन्न बना सकती हैं, जबकि कुछ स्त्रियां अपने आचरण और अवगुणों के कारण परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर और कंगाल बना सकती हैं। यहां पर इन दोनों श्रेणियों की तीन स्त्रियों का मैं वर्णन कर रही हूं। जो स्त्रियां अपने गुण से मनुष्य को धनवान बना देती हैं, वह 3 स्त्रियां यह है। नंबर 1, गुणवान और संयमी स्त्री। ऐसी स्त्रियां जो जीवन और सच्चाई से भरपूर होती हैं, घर में लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। उनके पास गुणों का भंडार होता है, जैसा कि सेवा, सच्चाई और धैर्य। चाणक्य नीति में कहा गया है कि संयमी स्त्री का घर में होना संपत्ति के स्थिर रहने का कारण होता है। यह स्त्रियां धन के मामलों में समझदारी से निर्णय लेती है, जिससे घर का धन बचता है और सही निवेश होता है। ऐसी स्त्री अपने परिवार के धन का आदर करती है और उसकी उन्नति में सहायक बनती है। दूसरी, जो स्त्री अपने पति और परिवार के प्रति निष्ठावान और समर्पित होती है, वह परिवार को धनवान बनाने में सहायक होती है। ऐसी स्त्रियां परिवार में एक सकारात्मक वातावरण बनाती है, जिससे घर में सुख, शांति और एकजुटता बनी रहती है। विदर नीति कहती है कि समर्पण और प्रेम से भरी हुई स्त्री अपने परिवार की उन्नति में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। उसका प्रेम और सहयोग पति को आत्मविश्वास और मानसिक शांति देता है, जिससे पति को व्यवसाय में सफलता मिलती है और घर में धन का आगमन होता है। नंबर 3, बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ स्त्री। जो स्त्री बुद्धिमान और समझदार होती है, वो हर परिस्थिति का सही निर्णय लेकर करती है। शुक्र नीति के अनुसार बुद्धिमान स्त्रियां घर के धन के मामलों में अपने विवेक से सहायता करती हैं और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखती हैं। वे अपनी बुद्धिमानी से परिवार में आर्थिक संपन्नता को बनाए रखती हैं। उनकी यह विशेषता घर में संतुलन और समृद्धि बनाए रखती है, जिससे परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होता है।
अब सुनते हैं 3 स्त्रियां जो कंगाल कर सकती हैं। असमी और लालची स्त्री। असमी और लालची स्त्री के स्वभाव में लोभ होता है, जिससे वह हमेशा अधिक पाने की इच्छा रखती है। वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाती और अनावश्यक खर्च करती है। लालच से भरी हुई स्त्री परिवार में आर्थिक संकट का कारण बनती है। ऐसी स्त्री के कारण घर का धन तेजी से खत्म होता है और परिवार कंगाली की ओर चला जाता है। नंबर 2, झगड़ालू और नकारात्मक स्वभाव की स्त्री। ऐसी स्त्री जो हर बात में दोष निकालती है, दूसरों से हमेशा झगड़ा करती है और नकारात्मक सोच रखती है। वह परिवार के धन को नष्ट करने में सहायक होती है। पदुर नीति में कहा गया है कि झगड़ालू स्वभाव की स्त्री अपने पति का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है, जिससे पति आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। झगड़े और विवाद से घर में शांति नहीं रहती और इससे पति के व्यवसाय और कामकाज पर गहरा असर पड़ता है, जिससे परिवार आर्थिक तंगी का सामना करने लगता है। नंबर 3, गैर जिम्मेदार स्त्री। जो स्त्री अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ होती है और गैर जिम्मेदार होती है, वह परिवार को कंगाल कर सकती है। शुक्र नीति के अनुसार गैर जिम्मेदार स्त्री अपने परिवार के धन का दुरुपयोग करती है और हर कार्य में ढिलाई बरती है। ऐसी स्त्री का व्यवहार पति को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर देता है, जिसके घर में आर्थिक तंगी आ जाती है। उसके कारण धन के अपव्यय का खतरा रहता है और परिवार आर्थिक विपत्तियों में घिर जाता है। आगे सकरी कहती है, स्त्री के गुण और स्वभाव ही घर के धन और संपन्नता का आधार होते हैं। संयमी, समर्पित और बुद्धि स्त्री अपने परिवार को न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी संपन्न बनाती है, जबकि असमी, झगड़ालू और गैर जिम्मेदार स्त्री अपने परिवार को कंगाली की ओर धकेल सकती है। इसलिए व्यक्ति को विवाह करते समय केवल बाहरी सुंदरता पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि स्त्री के आंतरिक गुणों और स्वभाव को समझना चाहिए। पहले मैं तुम्हें उन स्त्रियों के बारे में बताती हूं जो अपने गुणों के कारण परिवार में सुख, शांति और धन संपत्ति का कारण बनती है। सूकर कहने लगा, बिल्कुल, मुझे यह जानने में बहुत दिलचस्पी है। ऐसे कौन से गुण होते हैं जो एक स्त्री को अपने परिवार के लिए अमूल्य बना देते हैं? तब सकरी कहती है, देखो, पहली वो स्त्री होती है जो संयमित और समझदार होती है। ऐसी स्त्री घर के धन और संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करती है। दूसरी वो स्त्री होती है जो अपने पति और परिवार के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव रखती है। उनके प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि उसका पति अपने काम में मन लगाकर सफलता प्राप्त करता है। और तीसरी स्त्री जो बुद्धिमान और जिम्मेदार होती है, अपने विवेक से हर स्थिति का सामना करती है और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखती है। सूकर प्रभावित होकर कहने लगा, तुम्हारी बातें सच में बहुत ज्ञानवर्धक है। मुझे समझ में आ रहा है कि संयम, प्रेम और बुद्धिमानी ही सच्चे सुख और संपन्नता के आधार है। लेकिन अब यह भी बताओ कि वे कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने पति को कंगाल बना देती हैं? तब सकरी कहती है, पहली वो स्त्री है जो असमी और लालची होती है। ऐसी स्त्री हमेशा अधिक पाने की इच्छा रखती है और अनावश्यक खर्चों में धन बर्बाद करती है। दूसरी वह है जो झगड़ालू और नकारात्मक होती है। उसके स्वभाव के कारण घर का वातावरण खराब हो जाता है, जिससे पति का मन अपने काम में नहीं लगता। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। और तीसरी स्त्री वह है जो गैर जिम्मेदार होती है, धन की कदर नहीं करती और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमल रहती है। सूकर सोच में पड़ जाता है। हाँ, तुमने बड़ी गहरी बातें बताई। इसका मतलब यह है कि स्त्री के गुण और उसका स्वभाव ही परिवार की समृद्धि या कंगाली का कारण बनते हैं। मुझे अब समझ में आ गया है कि एक आदर्श पत्नी वही है जो अपने गुणों और आचरण से अपने परिवार को सच्ची खुशी और संपन्नता प्रदान करती है। सकरी कहती है, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए बाहरी रूप से अधिक महत्वपूर्ण स्त्री के गुण और स्वभाव होते हैं। पति को अपनी पत्नी के रूप और गुणों को अच्छे से समझना चाहिए, तभी वह परिवार के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है। सूकर ने अपनी समझदारी भरी पत्नी की बातें ध्यान से सुनी और उसके ज्ञान की सराहना की।
उसने महसूस किया कि असली जीवन में धन और सुख का आधार स्त्री के गुण ही होते हैं, और यही सोचकर वो अपने मन में संतोष और कृतज्ञता का भाव लिए बैठा रहा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, और हमारे चैनल एम के प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।